तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक परिवार की है जिन्होंने अपने गांव से पटना जाने के लिए रात में यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में उन्हें एक भयानक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक सफेद दुपट्टे वाली महिला उनका पीछा करने लगी और उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। परिवार को लगा कि वह महिला उन्हें छोड़ने वाली नहीं है और अब वह उनके घर तक पहुंच गई है। क्या इस परिवार को इस रहस्यमय महिला से छुटकारा मिलेगा या वह उन्हें हमेशा के लिए परेशान करती रहेगी? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हमारा परिवार, जिसमें मैं, समीर, मेरे माता पिता और मेरे 2 छोटे भाई बहन थे, एक लंबे समय से योजना बना रही यात्रा पर निकला था। हम जैसलमेर के एक छोटे से गांव से पटना जा रहे थे। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। पिताजी ने कहा था कि रास्ता लंबा है और हमें रात भर चलना होगा। माँ ने खाने का सामान और जरूरी सामान पैक कर लिया था और हम सब सफर के लिए पूरी तरह तैयार थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। गाड़ी में बैठते ही मेरे छोटे भाई बहन जैद और सना जोश में आ गए। हम सभी ने अपनी पसंदीदा गाने बजाए, हंसी मजाक किया और सड़क के किनारे निकलते गांव और खेतों का आनंद लिया। पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। सड़कें सुनसान होती गईं और आसमान पर चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। हम उस वक्त राजस्थान के किसी सुनसान इलाके से गुजर रहे थे जब अचानक पिताजी ने गाड़ी धीमी कर दी। सामने दूर एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, सर पर सफेद दुपट्टा और चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ। वह एक जगह खड़ी होकर धीरे धीरे हमारी तरफ देखने लगी। पिताजी ने धीरे धीरे गाड़ी को रोका, लेकिन मां ने तुरंत उन्हें मना किया। इतनी रात को किसी अनजान को रास्ते में बिठाना ठीक नहीं है। पिताजी भी थोड़े असमंजस में थे, पर जब उन्होंने फिर से उस औरत की तरफ देखा तो उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था और वह हमें देखे जा रही थी। वहां कोई और गाड़ी भी नहीं थी, बस हम और वह अकेली खड़ी औरत। अचानक ऐसा लगा जैसे वह औरत हमारी गाड़ी के पास आ रही हो, हालांकि पिताजी ने गाड़ी रोकी नहीं थी। मैंने पीछे की सीट पर बैठे जैद और सना को देखा। दोनों अब चुपचाप हो गए थे। सना, जो अभी कुछ ही देर पहले हंस रही थी, अब डर कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सा डर बैठ गया था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझने लगी। क्या हो रहा है? पिताजी ने हड़बड़ाहट में गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे में हमें सिर्फ उस औरत का सफेद दुपट्टा दिखाई दे रहा था जो अब हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई थी। मां ने घबराकर पिताजी से कहा, चलो यहां से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिताजी बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर गाड़ी जैसे मानो अटक गई हो। तभी बिना किसी चेतावनी के उस औरत ने दुपट्टा हटाया। मैं यह दृश्य कभी नहीं भूल सकता। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल दी हों। सना चीख पड़ी और जैद ने खुद को मेरी गोद में छिपा लिया। मैं भी हक्का बक्का था, समझ नहीं पा रहा था कि यह असल में हो रहा है या हम किसी बुरे सपने में हैं। तभी अचानक गाड़ी का इंजन चालू हो गया। पिताजी ने बिना एक पल की देरी किए पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से उस औरत को छोड़कर आगे बढ़ा दी। पर हमें ऐसा लगा जैसे वह औरत अभी भी हमारी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अब वह कहीं नहीं थी। हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कोई कुछ कहने की हालत में नहीं था। मां के हाथ कांप रहे थे और पिताजी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी और हमारे चारों ओर का माहौल भी धीरे धीरे पहले जैसा शांत हो रहा था। हमने सोचा शायद वो भयानक घटना खत्म हो चुकी थी, पर कुछ मिनट बाद जब पिताजी ने गाड़ी को आराम से चलाना शुरू किया तो अचानक पीछे से सन्ना की घबराई हुई आवाज आई। वो फिर आ गई। हम सब ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सच में दूर से वही सफेद दुपट्टे वाली औरत हमें फिर से देख रही थी, जैसे वह हमारे पीछे पीछे आ रही हो। पिताजी ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, पर अजीब बात यह थी कि जितना तेज हम जाते, वो औरत फिर भी उतनी ही दूरी पर नजर आती। कभी पास नहीं आती, कभी दूर नहीं जाती। पूरा सफर अब एक डरावना ख्वाब जैसा बन चुका था, जहां हम किसी अनजाने खौफ से भाग रहे थे, पर वह हमसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई और हम जैसे ही किसी बस्ती के करीब पहुंचे, उस औरत की परछाई भी गायब हो गई। मां ने राहत की सांस ली। पिताजी ने भी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। अब क्या करेंगे? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा।
पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाते रहे। हम पटना पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, पर अंदर कहीं ना कहीं हमें यह एहसास हो चुका था कि वह खौफनाक सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमारी गाड़ी पटना की ओर बढ़ रही थी, पर भीतर से हम सब डर और बेचैनी में थे। माँ बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो डर थी कि वह औरत कहीं फिर से आ न जाए। जैद और सना अब पूरी तरह चुप हो गए थे, जैसे उस भयानक मंजर ने उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी हो। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह असल था या हमारी आंखों का धोखा। लेकिन एक बात तय थी, उस रात कुछ तो अजीब हुआ था, जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। हम एक छोटे से कस्बे के पास से गुजर रहे थे, जहां कुछ ढाबे खुले हुए थे। पिताजी ने बिना कुछ कहे गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी। कुछ खा लेते हैं, उन्होंने कहा, पर उनकी आवाज में अब भी घबराहट साफ झलक रही थी। हम सब गाड़ी से उतरे और ढाबे के अंदर चले गए। वहां बहुत कम लोग थे और सब हमें अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे हमने कोई अनजानी चीज देख ली हो जो उन्होंने नहीं देखी। हम चुपचाप एक टेबल पर बैठे और पिताजी ने खाने का ऑर्डर दिया। माँ ने मुझे और जैद को ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने सिर हिलाया और जैद अब भी डरा हुआ था। जब खाना आया तो किसी के भी मन में खाने की इच्छा नहीं थी। पिताजी ने जबरदस्ती हमें कुछ खाने को कहा, लेकिन सब ने बस 2-3 निवाले ही खाए। उस दौरान ढाबे का मालिक हमारी टेबल के पास आया और पिताजी से धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। उसकी बातें सुनकर पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने माँ की ओर देखा, जिन्होंने इशारे में पूछा कि क्या बात हो रही है। पिताजी ने बस इतना कहा, यह कह रहा है कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे वहां पिछले कुछ सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों ने उस सफेद दुपट्टे वाली औरत को देखा है। कुछ कहते हैं वह कभी कभी गाड़ी के अंदर भी आ जाती है। यह सुनकर माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें यहां और देर नहीं करनी चाहिए, उन्होंने तुरंत कहा। पिताजी ने हामी भरी और हम बिना एक पल गंवाए गाड़ी में वापस बैठ गए। उस डरावनी जगह से दूर निकलने के लिए हम सब बेचैन थे। जैसे ही हम ढाबे से निकले, रात और भी स्याह हो गई थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं। हम सब शांत थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तभी अचानक गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। ऐसी बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी के अंदर बर्फ की सर्द हवा छोड़ दी हो। माँ ने पिताजी की ओर देखा, तुमने ऐसी ऑन कर दिया क्या? पिताजी ने इनकार में सिर हिलाया। फिर वही हुआ जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। सना, जो पिछली सीट पर बैठी थी, अचानक कांपते हुए बोली, भैया पीछे कोई बैठा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सना, कुछ नहीं है, बस सपना देख रही हो, मैंने कहा, पर उसकी आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं बोल रहा था। नहीं, मैंने देखा, कोई था। उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी ने बिना कुछ कहे गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन अब हमें एहसास हो गया था कि हम किसी अजीब और खौफनाक चीज के चंगुल में फंस चुके थे। रात और भी लंबी लगने लगी। हर कुछ मिनटों में सना या जैद कोई अजीब बात कहते, कोई गाड़ी के बाहर चल रहा है। वह औरत फिर दिखी और हम सब सहमे सहमे आगे बढ़ते गए। तभी अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। ये दस्तक एकदम धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट थी। हम सबकी सांसें थम गईं। उस दस्तक की आवाज ने जैसे गाड़ी के अंदर सन्नाटा और गहरा कर दिया। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वे बाहर देख सके। माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था और पिताजी के चेहरे पर बेचैनी। दस्तक एक बार और हुई, इस बार थोड़ा तेज। हम सब जैसे जम गए थे, न कोई कुछ कह रहा था, न कोई हिल रहा था। अचानक सना फिर से बुदबुदाई। वो फिर से आ गई। उसकी आंखें गाड़ी की खिड़की की ओर थीं और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, सना कुछ नहीं है, सब ठीक है, पर वह मुझसे नजरें चुराकर लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी पिताजी ने गाड़ी को झटके से एक तरफ खींचा और गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अब और नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, समीर, गाड़ी से बाहर निकलो और देखो क्या है वहां। मैं हैरान रह गया। एक पल के लिए मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मां ने तुरंत विरोध किया, नहीं, समीर को बाहर मत भेजो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो भी हो यहां रुकना ठीक नहीं। लेकिन पिताजी ने उन्हें शांत कराया, हमें पता करना होगा। दिल थाम कर मैं गाड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छूते ही झटके से पूरे बदन को कंपा दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने गाड़ी की खिड़कियों की तरफ देखा,
जहां माँ और पिताजी अंदर से मुझे देख रहे थे। सन्ना और जैद ने अपने चेहरे ढक लिए थे, जैसे उन्हें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। मैंने धीरे धीरे गाड़ी के पीछे जाकर देखा, पर वहां भी कुछ नहीं था। जब मैं फिर से गाड़ी के आगे आया तो अचानक एक साया झपकते ही मेरे सामने से गुजरा। मेरी सांस रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब से होकर गुजरा हो, पर मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन उस साये की मौजूदगी इतनी सच्ची थी कि मेरे पैर जम से गए। मैं झट से गाड़ी के अंदर लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। वह भी समझ गए थे कि अब कोई सवाल करने का समय नहीं था, हमें बस वहां से निकलना था जितनी जल्दी हो सके। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी और हम सब चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम सभी महसूस कर रहे थे कि कुछ हमारे पीछे था, जैसे वह साया हमें छोड़ने वाला नहीं था। सना की आंखें अब भी खिड़की की ओर थीं और उसकी घबराहट अब मेरे अंदर भी फैल रही थी। रात के करीब 3 बजे हम आखिरकार पटना के नजदीक आ गए। शहर की रोशनी दूर से दिखने लगी थी और हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसे जैसे हम शहर के करीब आते गए, माहौल थोड़ा हल्का होने लगा। गाड़ी के अंदर की ठंडक भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन तभी ठीक उस वक्त जब हम पटना की सीमा में दाखिल हुए, अचानक पिताजी ने गाड़ी के ब्रेक जोर से मारे। हम सब आगे की ओर झटके से गिर पड़े। क्या हुआ? मां ने घबरा कर पूछा। पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े रखा और सड़क की ओर देख रहे थे। मैंने भी बाहर देखा और मेरा दिल जैसे मेरी छाती से बाहर निकलने को था। सड़क के किनारे वही सफेद दुपट्टे वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम उसे पहली बार देख चुके थे। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ था, एक काली गहरी मुस्कान। पिताजी ने बिना कुछ बोले गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गए। हम सबकी धड़कनें तेज हो गई थीं, पर एक बात पक्की थी, वह औरत अब भी हमारे पीछे थी और हम उससे कितनी भी दूर क्यों ना भागें, वह हमारे साथ चलती रहेगी। पटना पहुंचने के बाद भी हम सब ने उस रात की कोई चर्चा नहीं की, पर अंदर से हम सब जानते थे कि वो रात और वह औरत कभी हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पटना पहुंचने के बाद की रात भी आसान नहीं थी। हम सब घर तो आ गए थे, लेकिन उस भयानक सफर का डर अब भी दिलों में बैठा हुआ था। मां ने सबसे पहले घर में पूजा की थाली निकाली, पर वह कुछ नहीं बोली। पिताजी ने सिर्फ एक बात कही, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, और फिर वह सीधे अपने कमरे में चले गए। जैद और सना मेरे पास ही बैठे रहे। वे अब भी डरे हुए थे। मैं खुद भी भीतर से थरथरा रहा था, लेकिन उन्हें संभालने के लिए खुद को मजबूत दिखा रहा था। हमने जल्दी से खाना खाया और सोने चले गए, लेकिन नींद आना आसान नहीं था। मैं हर बार आंखें बंद करने की कोशिश करता तो वही सफेद दुपट्टे वाली औरत मेरी आंखों के सामने आ जाती। सना की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह अपने बिस्तर पर करवट बदलती रही और कुछ देर बाद वह मेरे कमरे में आ गई। भैया, मैं यहां सो सकती हूं? उसने डरते हुए पूछा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और उसे अपने पास सुला लिया। उसकी छोटी छोटी सांसों से लग रहा था कि वह अब भी उस रात की छवि से बाहर नहीं आ पाई थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन खुद भी अंदर से डरा हुआ था। आधी रात के करीब जब सब कुछ शांत था, तभी अचानक घर के अंदर एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी थी, जैसे किसी ने कांच को धीरे से खुरचा हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे वह हमारे कमरे के पास आ रही हो। सना भी उठ गई और उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैंने दरवाजे की ओर देखा और अंदर ही अंदर डर से कांपने लगा। बाहर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उस अजीब आवाज ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आवाज बंद हो गई। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। घर की लाइटें बंद थीं और हर चीज अपने सामान्य रूप में थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बस उस रात की घटनाओं के कारण ज्यादा सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यह हवा घर के अंदर कहां से आई, ये समझ नहीं आया। मैंने ध्यान से देखा और अचानक मेरी नजर दालान के दूसरे छोर पर पड़े आईने पर पड़ी। उस आईने में कुछ अजीब सा दिखा, एक परछाई जो हिलती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा कि वह मुझे देख रही हो। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर लौट आया। सना भी डरी हुई थी। मैं उसे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन खुद अंदर से डरा हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ
वह यहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह पिताजी ने हमसे बिना कुछ कहे सीधे दफ्तर के लिए निकल गए। माँ ने भी रोज की तरह अपने काम में लगने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी रात की घटनाओं का असर दिख रहा था। मैंने उनसे कुछ पूछने की हिम्मत की, माँ जो कल हुआ क्या वह असली था? माँ ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक पल के लिए एक गहरी उदासी छा गई। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। हमें बस ये समझना होता है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर और भी गहरा हो गया। मैंने उनसे आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मन में यह सवाल उठता रहा कि आखिर वह सफेद दुपट्टे वाली औरत कौन थी और क्यों वह हमारे पीछे पड़ी थी। दिन बीतते गए, पर हम सब के मन से उस सफर का खौफ कम नहीं हो रहा था। सना और जैद रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे और मैं भी हर रात वही भयानक चेहरा याद करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात हमें वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी कांच की खरोंचने जैसी, कभी धीमी फुसफुसाहटें। पिताजी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया या शायद देना नहीं चाहते थे, पर हम सबको पता था कि कुछ तो गलत हो रहा था। एक रात जब घर के सारे लाइट बंद थे और हम सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक जैद की चीख सुनाई दी। वह अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और बोला, भैया, वो औरत यहां भी आ गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मुझे भी वही डर महसूस हो रहा था। क्या वह औरत सच में हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गई थी? जैद की चीख से घर का सारा माहौल पल भर में सन्नाटे से भर गया। माँ और पिताजी भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। पिताजी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और माँ ने तुरंत जैद को अपने पास खींच लिया। क्या हुआ? पिताजी ने कड़क आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट छिपी हुई थी। जैद अब भी कांप रहा था। वो औरत, मैंने उसे देखा। वह मुश्किल से शब्द निकाल पा रहा था। वो मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी थी। पहले लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तो वह खिड़की के बिल्कुल पास आ गई थी। माँ ने घबराते हुए जैद को कसकर अपने सीने से लगा लिया। पिताजी ने चुपचाप खिड़की की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जैद, तुम सपना देख रहे हो, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सब जानते थे कि बात इतनी आसान नहीं थी। जैद छोटा था, पर उसके शब्द और उसके चेहरे पर दिखने वाला डर झूठ नहीं बोल रहे थे। सना भी अब बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पिताजी ने बिना कुछ कहे जैद को उठाया और उसे वापस उसके कमरे में ले गए। माँ और मैंने भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया। जैद का कमरा छोटा था और उसकी खिड़की बाहर वाली सड़क की ओर खुलती थी। पिताजी ने खिड़की की जाली को चेक किया, उसे ठीक से बंद किया और फिर पर्दे खींच दिए। अब कुछ नहीं होगा बेटा, सो जाओ, उन्होंने जैद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पर जैद के चेहरे से डर अभी भी गया नहीं था। वह बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं। उस रात हम सब ने कोशिश की कि हम सो जाएं, लेकिन कोई भी सो नहीं पाया। मुझे लगता है माँ और पिताजी भी उस खौफनाक एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। पर अब हम सबको यह महसूस होने लगा था कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ सफर का हिस्सा नहीं था। वह अजीब सी चीज हमारे साथ अब भी थी। अगली सुबह पिताजी ने अचानक घोषणा की कि हम कुछ दिनों के लिए पटना छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ लखनऊ जा रहे हैं। माँ ने चौंक कर उनकी ओर देखा। लेकिन क्यों? अभी कुछ दिनों पहले ही तो हम यहाँ आए हैं। पिताजी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे और जो भी वह सफर में हुआ, मुझे लगता है हमें थोड़ी दूरी की जरूरत है। माँ ने उनके फैसले पर कोई बहस नहीं की। वह खुद भी अंदर से जानती थी कि हालात सामान्य नहीं थे। अगले कुछ घंटों में हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और फिर हम लखनऊ के लिए निकल पड़े। इस बार सफर के दौरान सब कुछ चुपचाप था। कोई भी कुछ कहने की हालत में नहीं था। माँ ने सना और जैद को बाहों में समेट रखा था और पिताजी बस लगातार गाड़ी चलाते रहे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का क्या मतलब है, पर एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में बैठी हुई थी। जैसे ही हम लखनऊ पहुंचे, रिश्तेदारों ने हमें गर्मजोशी से स्वागत किया। यह देखकर लगा कि शायद कुछ दिन यहाँ बिताने से हम उस डरावनी घटना को पीछे छोड़ पाएंगे। लखनऊ का माहौल शांत और हल्का था। बच्चों ने कुछ दिनों में खेलना कूदना शुरू कर दिया और चीजें सामान्य लगने लगी। लेकिन यह सामान्यता बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक फिर से वही अजीब सी खरोंचने की आवाज सुनाई दी।
इस बार यह आवाज मेरे बगल वाले कमरे से आ रही थी, जहां जैद और सना सो रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला और धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाया, मुझे साफ सुनाई दिया कि कोई अंदर खिड़की के शीशे पर खरोंच रहा था, जैसे किसी ने नाखून से खिड़की को रगड़ा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। जैद और सना दोनों सो रहे थे, लेकिन खिड़की के पास वह खरोंचने की आवाज अब भी जारी थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। पर्दा थोड़ा सा हिला, जैसे कोई खिड़की के दूसरी तरफ खड़ा हो और पर्दे को हल्के से छू रहा हो। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और फिर वहां कोई नहीं था, परंतु खिड़की के शीशे पर नाखूनों के निशान साफ दिख रहे थे। मैंने दिल थाम कर खिड़की बंद की और फिर पर्दा खींच दिया। मैं दौड़कर अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। यह साफ था कि लखनऊ आकर भी हम उस डर से छुटकारा नहीं पा सके थे। अगले दिन मैंने पिताजी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हल्के में लिया। समीर, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। उस सफर ने सबको डरा दिया था, पर अब सब ठीक है। पर सब कुछ ठीक नहीं था। जिस चीज से हम भाग रहे थे वह हमारे साथ ही थी, जैसे वह हमारी हर हरकत को देख रही हो, हमारी हर सांस को महसूस कर रही हो। रात होते ही वही खौफनाक एहसास फिर से लौट आता था। खिड़कियों पर वही खरोंचने की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो, बस देख रहा हो, बिना हिले डुले। कुछ दिनों बाद हमें वापस पटना लौटना पड़ा। हालात जितने भी खौफनाक हों, जिंदगी तो चलती रहती है। हम पटना लौट तो आए, लेकिन उस डर का सामना कैसे करेंगे, यह अब भी एक सवाल बना हुआ था। जो सफर जैसलमेर से शुरू हुआ था, उसकी परछाई अब भी हमारे सिर पर मंडरा रही थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि हमें नहीं पता था यह सब कब खत्म होगा, या क्या कभी खत्म होगा भी। पटना वापस लौटने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उस सफर की यादें हमारे जहन में गहरी बैठ चुकी थीं। हम सब ने कोशिश की कि चीजें सामान्य हो जाएं, लेकिन घर के माहौल में हमेशा एक अनकही बेचैनी बनी रहती थी। जैद और सन्ना अब भी रात को ठीक से सो नहीं पाते थे, और मेरे खुद के मन में भी एक गहरा डर घर कर चुका था। कुछ हफ्ते बाद पिताजी ने सोचा कि शायद बच्चों को कुछ अलग माहौल में ले जाना चाहिए। वह हमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर लेकर गए, जहां हम कभी कभार परिवार के साथ जाते थे। उस फार्म हाउस का इलाका शांत और हरा भरा था। वहां जाकर हम सबको थोड़ी राहत महसूस हुई। माँ ने वहां जाने का सुझाव भी इसलिए दिया था कि शायद शहर की भीड़ भाड़ और हमारे घर की बंदिशों से दूर रहकर हम सब थोड़ा आराम कर सकें। शाम का समय था और हम सब बाहर बगीचे में बैठे थे। सना और जैद खेल रहे थे और माँ पिताजी हंसते मुस्कुराते हमारी तरफ देख रहे थे। कुछ पल के लिए ये लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। शायद जो कुछ हुआ वह सिर्फ हमारे मन का भ्रम था। मैंने भी खुद को समझाने की कोशिश की कि अब हम सुरक्षित हैं और अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, वह अजीब सी ठंडक फिर से महसूस होने लगी। वह ठंडक जिसने हमें पहले भी कई बार डराया था। हवा एकदम शांत हो गई थी, पर चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मुझे लगा शायद यह सिर्फ मेरा वहम है, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। पिताजी ने बगीचे में कुछ लकड़ी जलाकर एक छोटा सा अलाव बनाया। हम सब उसके आसपास बैठे और उन्होंने एक दो मजेदार किस्से सुनाए। जैद और सन्ना थोड़ी देर के लिए हंसे, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, सन्ना का चेहरा फिर से उतरा हुआ लगने लगा। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। भैया, उसने धीरे से कहा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैं ठिठक गया। मैंने इधर उधर देखा, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पिताजी ने हमारी बातें सुन ली और बोले, कुछ नहीं है सना, बस ये जगह थोड़ी सुनसान है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सना के चेहरे से वह डर नहीं गया। उसने मेरे करीब आकर धीरे से कहा, वो औरत यहां भी है, मैंने उसे अभी देखा। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। इतने दिनों से हम सब उस खौफनाक एहसास से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह औरत हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गई थी, या फिर यह सिर्फ सना का डर था? मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, शायद हमें अंदर चलना चाहिए। पिताजी ने मेरी बात को नजरअंदाज किया और बोले, समीर, कुछ नहीं होगा, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और अलाव की आग बुझने लगी। माँ ने तुरंत कहा, चलो अंदर चलते हैं, यहां बहुत ठंड हो रही है। पिताजी ने भी हामी भरी और हम सब घर के अंदर चले गए।
जैसे ही हम अंदर पहुंचे, सन्ना ने एक बार फिर से खिड़की की तरफ देखा। भैया देखो, वो फिर से वहां है। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की की ओर देखा। वहां सिर्फ घना अंधेरा था। सना, कुछ नहीं है, तुम बस ज्यादा डर रही हो, मैंने कहा। लेकिन मेरे दिल में अब भी वही अजीब सा डर था। हम सब अंदर आकर बैठ गए, लेकिन माहौल में एक घबराहट सी छा गई थी। पिताजी ने टीवी ऑन किया ताकि ध्यान बढ़ सके, लेकिन किसी का मन नहीं लग रहा था। बाहर अब भी हवा तेजी से चल रही थी और खिड़कियों पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें खटखटा रहा हो। रात के करीब 11 बज चुके थे जब अचानक लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मां ने तुरंत मोमबत्ती जलाई, लेकिन उस वक्त तक हम सब समझ चुके थे कि कुछ ठीक नहीं था। पिताजी ने कहा, मैं बाहर जाकर जनरेटर देखता हूं। वह उठने लगे, लेकिन तभी अचानक खिड़की के बाहर किसी ने दस्तक दी। ये दस्तक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने उस रात सड़क पर सुनी थी, एकदम धीमी पर साफ। सना ने घबराकर कहा, वो आ गई। उसकी आंखों में डर साफ था और इस बार मैंने उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया। मैंने खुद भी खिड़की के बाहर देखा और वहां सच में एक सफेद परछाई नजर आई। वह इतनी धीमे धीमे हिल रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वह असली है या मेरी आंखों का धोखा। मां ने तुरंत सना और जैद को अपने पास खींच लिया। पिताजी अब तक बाहर जाने के लिए खड़े थे, लेकिन उन्होंने भी इस बार पीछे हटना शुरू कर दिया। ये क्या है? पिताजी की आवाज कांप रही थी। मैंने पिताजी को रोकते हुए कहा, बाहर मत जाओ। मेरे शब्दों में डर छिपा नहीं था। तभी खिड़की पर फिर से वही दस्तक हुई। खिड़की पर दस्तक की आवाज गूंजती रही और हमारे घर का माहौल पूरी तरह से डर और तनाव में डूब गया। पिताजी, जो हमेशा हर परिस्थिति में शांत रहते थे, अब उनकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। मां ने जैद और सन्ना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। बाहर वह सफेद परछाई धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी, जैसे उसने हमें पूरी तरह जकड़ लिया हो। पिताजी ने एक झटके में खिड़की के पास जाकर पर्दा खींच दिया ताकि वह हमें न देख सके, लेकिन भीतर के डर से बचने के लिए इतना काफी नहीं था। घर के अंदर की ठंडक और घनी हो गई थी और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि वह औरत अब हमारे करीब आ चुकी थी, बहुत करीब। यह हो क्या रहा है? पिताजी ने खुद से बुदबुदाया, पर कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और शायद पहली बार मैंने देखा कि वह भी उतने ही डरे हुए थे जितने हम। मां ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे नहीं रह सकते। उनकी आवाज कांप रही थी। इस घर में कुछ गलत है। पिताजी ने हामी भरी, पर उनकी नजरें अब भी खिड़की पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक से वह खिड़की के पास गए और दरवाजा खोलने की ओर बढ़े। नहीं, मैंने चीखते हुए कहा, आप बाहर मत जाओ। पर पिताजी ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगे। बाहर घना अंधेरा था, हवा अब भी तेज चल रही थी और वह सफेद परछाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पिताजी ने कुछ कदम बाहर की ओर बढ़ाए और हम सब घर के अंदर खामोशी से खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। कुछ सेकंड्स बीत गए और फिर अचानक से पिताजी ने जोर से चिल्लाया। हम सबकी सांसें थम गईं। मां ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? और दरवाजे की ओर दौड़ी। मैंने भी मां के पीछे पीछे दौड़ते हुए बाहर देखा। पिताजी जमीन पर गिरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। उनकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वह बुरी तरह हाँफ रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस कांप रहे थे। मां ने उन्हें सहारा देकर उठाया और हम उन्हें जल्दी से घर के अंदर लाए। पिताजी का चेहरा सफेद हो चुका था और उनकी सांसें बुरी तरह तेज हो रही थीं। वो औरत, उन्होंने मुश्किल से कुछ शब्द निकाले। उसने मुझे पकड़ लिया था। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मां और मैं पिताजी को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वह खुद भी उस खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। घर के अंदर हर कोई पूरी तरह से हिल चुका था। जैद और सना अब एकदम चुप थे। उनके चेहरों पर डर की परछाई साफ झलक रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी, पर वह अजीब सी ठंडक अब भी हमारे घर के अंदर थी। हर छोटी सी आवाज, हर परछाई हमें डराने के लिए काफी थी। पिताजी ने किसी तरह खुद को संभाला, पर उनकी हालत अब भी खराब थी। हमें यहां से जाना होगा, मां ने सख्ती से कहा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। पिताजी ने सहमति में सिर हिलाया, पर वह जानते थे कि इतनी रात को कहीं जाना आसान नहीं था। हम सब खामोशी में डूबे हुए थे, लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह औरत हमें कभी चैन से जीने देगी? सुबह की रोशनी जैसे जैसे फैलने लगी, हमारे दिलों का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस खौफनाक रात ने हमें पूरी तरह से बदल दिया था। पिताजी ने बिना देर किए उसी दिन पटना लौटने का फैसला किया
और हम सब ने बिना किसी सवाल के उनकी बात मानी। पटना वापस लौटने के बाद पिताजी ने घर में एक छोटे से धार्मिक आयोजन की योजना बनाई ताकि माहौल को हल्का किया जा सके। लेकिन अंदर से हम सब जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वह हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल सकता था। सना और जैद अब भी रात को डर के मारे सो नहीं पाते थे और मैंने खुद भी कई बार उस औरत की परछाई को अपनी आंखों के सामने देखा था। चाहे वह हकीकत में हो या फिर मेरे दिमाग का कोई भ्रम, वह सफर और उस औरत की परछाई हमारे साथ हमेशा रही। ये डर कभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी खत्म नहीं होगा। हम जितनी भी कोशिश करें, उस खौफनाक सफर की यादें हमेशा हमारे पीछे रहेंगी। हमारा जीवन धीरे धीरे पटरी पर तो आ गया, लेकिन उस सफेद दुपट्टे वाली औरत की छवि हमारे दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए